तमिलनाडु प्रदेश के मदुरई की एक अदालत के अंदर जज साहब होते हैं मुथु कुमारन। उनकी अदालत में सुनवाई चल रही थी। कटघरे के अंदर 9 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन 9 पुलिस वालों में एक इंस्पेक्टर साहब होते हैं, 2 सब इंस्पेक्टर होते हैं, 2 ही हेड कांस्टेबल होते हैं और 4 सिपाही होते हैं। 9 पुलिस वाले थे और 9 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले की तरफ देखते हुए जज साहब कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आपको 14 साल की सजा होगी और 14 साल के बाद एक नई जिंदगी आप जी सकते हैं, यानी कि सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इन सभी पुलिस वालों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाएं। पुलिस वालों ने जैसे ही सुना, पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हमने क्यों किया था, यही सोच रहे थे। तभी जज साहब फिर से कहते हैं कि एक बार फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद जब इनके प्राण निकल जाएं तो इन्हें फिर से फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए और ये इत्मीनान किया जाए कि ये बिल्कुल पूरी तरह से मर चुके हैं, यानी कि इन्होंने एक नहीं 2 अपराध किए हैं और दोनों अपराधों की अलग अलग 2 ही सजा दी जाएगी, वो भी मौत की सजा दी जाएगी। इस तरह की बात होती है। अदालत में बहुत सारे पत्रकार भी थे, बहुत सारे वकील भी थे और भी बहुत लोग थे। ये जानना चाहते थे कि आखिरकार 6 साल के बाद जो इस मामले में फैसला आ रहा है तो क्या फैसला होगा, और इस फैसले की गूंज फिर अखबार हो या फिर न्यूज चैनल हो या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह वायरल होना शुरू हो जाती है। हर कोई ये जानने में जुट जाता है कि मामला क्या है। दरअसल 10 पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने अपनी कस्टडी में बाप और बेटे को रखा था और बहुत बुरी तरह से यातनाएं दी थी और उन्हें इतनी यातनाएं दी थी कि दोनों ही बाप बेटों की मौत हो जाती है। लेकिन उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद उन 10 पुलिस वालों में से एक सब इंस्पेक्टर होता है, उसकी कोरोना से मौत हो जाती है। लेकिन बचते हैं 9 पुलिस वाले जिनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, इस कहानी से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। लॉकडाउन का वो दौर चल रहा था और ये आदेश दिया गया था कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, ज्यादा देर तक दुकानें न खोलें। जो जरूरत की चीज है उसी के लिए ही दुकानें शॉप खुलेंगी, इसके अलावा नहीं खुलेंगी। ऐसे ही तमिलनाडु प्रदेश का जिला लगता है तूतीकोरन, और तूतीकोरन जिले का एक थाना लगता है जिसका नाम है सातानुकूलम। सातानुकूलम की ये बात है, उसी के ही इलाके, उसी के अंतर्गत आने वाला एक कामराज चौक लगता है। कामराज चौक से कुछ पुलिस वालों का जो दल था, उनके दल ये गश्ती करते हुए निकल रहा था और जैसे निकल रहा था एक मोबाइल की शॉप खुली हुई थी और उस मोबाइल की शॉप का मालिक होता है 59 साल का पी जयराम था। उसके पास में एक कस्टमर यानी ग्राहक खड़ा हुआ है। ग्राहक जैसे ही बात कर रहा था, देखो पुलिस वाले जा रहे हैं और आप इस शटर को थोड़ा सा डाउन कर लो, नीचे कर लो, ताकि पुलिस वाले कुछ ना कहें। तभी उस व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा आता है। उसने कहा कि इन पुलिस वालों की मेरे सामने तो बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं है। चोर ये, लुटेरे ये, डाकू ये, ऐसा कौन सा अपराध है ये पुलिस वाले जो नहीं करते हैं। वो जज्बात में आने के बाद, जोश में आने के बाद उस दुकानदार ने, उस मोबाइल की शॉप के मालिक ने कुछ ऐसी ही बात कर दी। वो नहीं जानता था कि ये बात उसके जो मुंह से निकली है, ये बात निकल के पुलिस वालों के पास तक पहुंच जाएगी। और ये बात पुलिस वालों के पास तक पहुंच गई थी और जिस रूप में बोली गई थी उससे भी भयानक रूप में वहां तक जब पहुंचाई जाती है तो ये थानेदार होता है, थानेदार को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यानी कि सातानुकूलम का जो थानेदार होता है, इंस्पेक्टर श्रीधर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। अब ईगो हर्ट हो जाती है तो 19 जून 2020 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक बार फिर से गश्ती दल निकला हुआ जा रहा था और गश्ती दल को याद दिलाया जाता है कि साहब देखो, ये मोबाइल वाला वही वाला है जो हम पुलिस वालों के लिए आलोचना कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। पुलिस वाले उसे खींचते हुए दुकान के अंदर से सीधा लेके आ जाते हैं थाने में, और थाने में लाने के बाद उसको शुरुआत में तो बैठा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में इस दुकानदार यानी कि व्यापारी जो होता है, जिसका नाम पी जयराम होता है, उसके बेटे को ये बात पता चल जाती है और जिसके बेटे का नाम होता है जे वेनिक्स को जब ये बात पता चलती है तो वो दौड़ता हुआ सीधा थाने पहुंच जाता है अपने पिताजी के लिए कि भाई मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि तुमने इनको यहाँ अपने थाने में बिठा के रखा हुआ है। पुलिस वालों से जब बेटा पूछता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने एक टाइम दिया हुआ है कि दुकान इतनी देर तक खुलेगी, लेकिन इसने ज्यादा देर तक खोली हुई है। हमने पहले भी चेतावनी दी थी लेकिन ये मानता नहीं है, बदमाशी कर रहा था, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है। बस इतना था कि पुलिस वालों ने एकदम बेटे के सामने बाप को पीटना शुरू कर दिया और जैसे ही बाप को पीट रहे थे तो बेटे को भी गुस्सा आता है। कहता है कि इतना बड़ा अपराध तो कर नहीं दिया है कि तुम इन्हें बेवजह मार रहे हो, पीट रहे हो, देर तक दुकान खोल दी है तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया है। तभी पुलिस वालों को और गुस्सा आता है। तो अभी तक तो बेटे को, बाप को रखा हुआ था और फिर बेटे को भी खींच के अंदर ले आते हैं जहां पर हवालात होती है। अब हवालात के अंदर बाप को भी पीट रहे थे, बेटे को भी पीट रहे थे। इस थाने के अंदर लगभग 10 पुलिस वाले जो होते हैं, उन 10 पुलिस वालों में जो भी आ रहा था अपना हाथ साफ कर रहा था। अब ये बात इस
जो बाप और बेटे हैं इनके परिवार वालों को पता चल जाती है, जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें पता चल जाती है। वो थाने में अंदर आने की जब कोशिश कर रहे थे तो पुलिस वालों ने बाहर रोक दिया कि आप यहीं रुके रहो। और उनसे पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हो, क्यों आए हो? तो कहते हैं कि साहब हम जो पी जयराम हैं उनके लिए आए हैं और वेनिश के लिए आए हैं, वेनिक्स के लिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए, ऐसी क्या बात है? तो पुलिस वाले ने समझा कर कह देते हैं कि तुम घर जाओ और हम इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन वो इंतजार करते रहते हैं और पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है इंतजार करते करते। लेकिन अंदर जो चल रहा था इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बाप और बेटे को वो पीट रहे थे, जब पीटते पीटते जब और मन कर रहा था तो उनके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर बचा था। और अंडरवियर बचने के बाद जब पूरी नग्न अवस्था में हो जाते हैं तब उनको उल्टा करके मेज पर लिटाया जाता है। लिटाने के बाद फिर उन्हें डंडे से पीटा जाता है, खूब पीटा जाता है, कूल्हे पे पीटा जाता है, पीठ पे पीटा जाता है, टांगों पे पीटा जाता है। वो हिले ना डुले ना, इधर से उधर ना छटपटाएं। तो उनके पुलिस वालों ने हाथ पकड़े हुए थे, पैर पकड़े हुए थे और यातनाएं इसी तरह से दी जा रही थी। उधर बाहर परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि अब छूटेंगे अब छूटेंगे, लेकिन वो छूटने की स्थिति में आते नहीं है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। जब उनके शरीर से ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तो इसी बीच में पुलिस वालों ने जब आराम लिया, आराम लेने के बाद उनसे कहा कि जितना भी फर्श पर ये खून फैला हुआ है ना, इस खून को जितनी जल्दी साफ करोगे और बिना किसी शोर शराबे के साफ करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो जैसे अभी पिटे थे फिर दोबारा से पिटाई तुम्हारी होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की बात जब बाप और बेटे को पता चलती है तो वो डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, क्योंकि अब उन्हें शायद बचाने के लिए कोई आने वाला तो था नहीं, और जो बचाने वाले थे वो कोशिश कर रहे थे, वो बाहर बैठे हुए थे, उनकी चल नहीं रही थी। बाप और बेटे ने जो फर्श पर ब्लड फैला हुआ था उसको साफ किया। साफ करने के बाद जो कपड़े थे उन कपड़ों को पहन लिया, लेकिन जो ब्लड शरीर से निकल रहा था वो तो निकल ही रहा था, और जो कपड़े पहनते हैं उसके बाद फिर वो ब्लड उन पर भी लगने लगता है। दिन निकल आता है और जैसे ही दिन निकलता है तो उसके बाद एक सफाई कर्मचारी को बुलवाया जाता है और जगह जगह जो ब्लड फैला हुआ था उस ब्लड को पूरी तरह से साफ किया जाता है, बिल्कुल स्वच्छ कर दिया जाता है। यहां से बाप और बेटे को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, परिवार के लोग बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, तो परिवार वालों की नजर पड़ जाती है जो बेटा होता है उसकी पैंट पर, पैंट खून से लथपथ थी, बिल्कुल गीली पड़ी हुई थी, और जो बाप होता है उसने धोती पहनी हुई थी और उसका भी रंग बिल्कुल खून की वजह से बदल चुका था। यानी कि बाप और बेटे की जो मार पिटाई ज्यादा हुई थी उसकी वजह से उनके जो ब्लड वहां फर्श पे तो गिरा था, यहाँ कपड़ों पे भी गिर जाता है। घर वाले समझ तो जाते लेकिन करें तो क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनको बिल्कुल फिट करार दिया जाता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। अब उन्हें अदालत में पेश करना था, लेकिन वो दौर ऐसा था कि लोग एक दूसरे से डरे हुए थे, घबराए हुए थे, कोई किसी के सामने भी नहीं आना चाहता था। उन्हें लगता था कि कोरोना एक दूसरे से फैल सकता है, इसलिए अदालत की जो कार्रवाई हो रही थी वो घर से ही हो रही थी। जज साहब पहली मंजिल पर थे और पहली मंजिल पर ये एक संदेश दिया जाता है कि इस तरह से दो लोग हैं, बाप और बेटे, इन पर जो भी धाराएं लगाई थी उन्होंने, धाराएं जो भी बताई गई थी जज साहब को, और जज साहब ने उन्हें देखा तो पहली मंजिल से जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो उन पुलिस वालों ने उन्हें चारों तरफ से बाप और बेटे को घेरा हुआ था। कुछ ऐसा घेरा हुआ था कि जो जज साहब होते हैं, जज साहब को सिर्फ उनके गर्दन से ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आसपास में जो पुलिस वाले खड़े हुए हैं तो पुलिस वालों की वजह से जो उनकी चोट के निशान थे, जो चोट के वजह से खून निकला हुआ था, कपड़े खराब हो रहे थे, वो जज साहब देख नहीं पाते और यहां से उनको भेज दिया जाता है जेल, यानी कि जेल जाने की आदेश कर दिए जाते हैं। अब यहां से उन्हें 20 जून 2020 को कोवलपट्टी की जेल में रखा जाता है, और कोवलपट्टी की जब जेल में रखा जाता है तो पहला दिन या पहली रात तो गुजर जाती है, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। और 22 जून 2020 को तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ती है कि जो बेटा होता है वेनिक्स, उसको सीधा सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और रात 9 बजे के आसपास ये खबर मिलती है कि उसकी मौत हो चुकी है। इनकी बेटा पहले मर जाता है, जो बाप था उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और बाप को भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बाप का दम सुबह निकल जाता है, यानी कि 23 जून 2020 की सुबह बाप भी मर जाता है और रात को बेटा मर चुका था। बस ये जो खबर थी वो पूरे शहर में, पूरे कस्बे में आग की तरह फैल जाती है। घर वाले, परिवार वाले जो थे उन्होंने पूरी कहानी लोगों को बताई। व्यापारियों को जब ये बात पता चलती है तो व्यापारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। एक दौर तो ऐसा था कि लोगों को एक दूसरे से मिलने में भी आपत्ति थी, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था, डर था कि कोरोना न फैल जाए। फिर लोगों में इतना गुस्सा आता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं और पुलिस वालों के खिलाफ हंगामा, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा था और ये मामला फिर नेशनल न्यूज बन जाती है। अखबार कोई सा ऐसा नहीं था जहां पर एक खबर नहीं थी, सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां बाप और बेटे की जो खबर थी वो चल नहीं रही थी। और देखते ही देखते सरकार पर भी थोड़ा प्रेशर बन जाता है, पुलिस ने ये अपराध किया है इसलिए पुलिस से ये जांच ना करा के
सीबीसीआईडी से ही जांच करवाई जाती है और सीबीसीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी। तभी 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुरै बेंच होती है वो बेंच इस मामले को संज्ञान ले लेती है और संज्ञान लेने के बाद कहती है कि इस मामले की जांच जो होगी वो सीबीआई करेगी। अब सीबीआई को जांच सौंपी जाती है 28 जून 2020 को। अब सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है और यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। जो एसएचओ होता है, इंस्पेक्टर का नाम एस श्रीधर होता है, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश होता है, के बालकृष्णन और पालू दरे, ये 3 सब इंस्पेक्टर होते हैं, एक इंस्पेक्टर होता है। हेड कांस्टेबल 2 होते हैं, एक एस मरुगन और ए समादुरई। साथ ही इसमें 4 कांस्टेबल भी होते हैं, एस चेलादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस, एस वेल मुथु और एम मधुराजा। तो इन 10 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे पहले इनको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और जब ये जेल में थे तो इसी बीच में अगस्त 2020 की बात है, सब इंस्पेक्टर जो होता है जिसका नाम पालू दरई होता है, उसकी कोरोना से मौत हो जाती है। और जैसी मौत होती है तो 10 पुलिस वालों में से बचते हैं 9 पुलिस वाले। कहानी आगे बढ़ जाती है। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। 25 सितंबर 2020 को चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद 18 फरवरी 2021 से इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाता है। और ट्रायल शुरू होने के बाद जैसे ट्रायल शुरू हो जाता है वैसे एकदम से ट्रायल पर रोक भी लग जाती है, यानी कि इस पर कुछ सुनवाई जो थी लगातार टल रही थी। साल 2021 से लेकर साल 2025 तक कोई भी सुनवाई नहीं होती, एकदम मामला टला हुआ रहता है। लेकिन जुलाई 2025 की बात है, जो इसमें मुख्य आरोपी होता है, उस मुख्य आरोपी ने कहा कि मैं इस मामले का सरकारी गवाह बन जाऊंगा, उस रात की जो कहानी है उस कहानी को पूरी बताऊंगा और मुझे सरकारी गवाह बना लीजिए और जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसने एक याचिका डाली, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को सुनते हुए उसको खारिज कर दिया और खारिज करते उसको ये कहा कि तुम पूरी सजा के हकदार हो, तुम थाने के इंचार्ज थे, मालिक थे, तुम जैसा चाहते वैसा हो जाता, तुम चाहते तो दोनों बाप और बेटे किसी भी कीमत पर मारे नहीं जाते, इसलिए तुम सरकारी गवाह बनकर इस पूरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा होता भी नहीं है। और नवंबर 2025 की ही बात है, फिर अदालत की तरफ से एक आदेश दिया जाता है कि महज 3 महीने के अंदर इस मामले की जो सुनवाई है, ट्रायल है, वो खत्म किया जाए, इसको ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। उसके बाद लगातार सुनवाई पर सुनवाई होती है, यानी कि तारीख पर तारीख आती है और जब सुनवाई होती है तो उसके एक तारीख आती है 23 मार्च 2026। उस सेशन कोर्ट ने इन सभी पुलिस वालों को दोषी माना और दोषी मानते हुए इसी बीच में एक महिला पुलिस वाली थी, कांस्टेबल थी, उसने उस रात का जो पूरी कहानी थी वो अदालत में गवाही के रूप में जब अदालत को सुनाई थी, तब वाकई अदालत को और जो सुनने वाले थे उनको भी हैरानी होती है। हालांकि सीबीआई ने जो इस मामले की जांच पड़ताल की थी, बहुत सारे लोगों से पड़ताल करने के बाद 2700 कुछ पेज की, यानी 2427 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की थी जो अदालत में पेश की गई थी। और जज साहब भी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद खुद हैरानी में पड़ जाते हैं कि रक्षक ही भक्षक आखिरकार कैसे बन सकता है। 6 अप्रैल 2026 को जज मुथु कुमारन होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि तमिलनाडु सरकार को एक पत्र भी लिखा था और ये जानना चाहता कि ये केस है, इस केस में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनको क्या सजा दी जानी चाहिए। तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए, इसलिए इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में शामिल कर दिया जाता है और जो 9 पुलिस वाले होते हैं उन 9 पुलिस वालों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। इसी बीच में जज साहब ने एक पुलिस वाले की तरफ देखा और देखकर कहा कि तुम सोच रहे होगे कि 14 साल की सजा होगी, उसके बाद सजा पूरी होके तुम लोग बाहर निकल आओगे और एक सामान्य जिंदगी जी सकते हो, लेकिन ये सपना है, ऐसा बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला है। तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। पहली बार तुम्हें बाप के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और फिर दूसरी बार बेटे के लिए फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाएगा जब तक क्या तुम्हारे प्राण ना निकल जाएं। बस इतना था कि 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा देने का जब हुक्म होता है तो ये सोशल मीडिया पर कहानी बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। सभी लोग जानने में जुट जाते हैं कि पूरी कहानी क्या है और जब पूरी कहानी के बारे में पता चलता है तो लोगों को इस बात पर बड़ा दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि पुलिस वाले इन्हें रक्षा के लिए बनाया जाता है। एक जरा सी बात पर पुलिस वालों को जब बोल दिया जाता है, अक्सर पुलिस वालों को पीठ पीछे तो बहुत गालियां देते हैं लोग। अगर पुलिस वाले अपनी ही तारीफें, अपनी ही बातें पीठ पीछे लोगों के सुन लें कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, तो फिर तो सभी लोगों को ये मार मार के उनकी हत्या कर देंगे। कस्टडी में जिस तरह से बाप और बेटे की हत्या की गई थी, इसलिए अगर अच्छे काम करेंगे तो सभी लोग तारीफ भी करेंगे। हालांकि हर पुलिस वाले एक जैसे भी नहीं होते हैं, अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बुराई ज्यादा
होती है कि पुलिस वालों की अच्छाई थोड़ा कम होती है। जज साहब ने ये भी कहा कि जो माँ है और साथ ही बेटी है, हम जो उनके दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। ऐसा कोई पुलिस वाला किसी बाप और बेटे को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह से ना मारे। वो भी कस्टडी में जो मार के जो हत्या कर दी थी, वाकई अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक घटना होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये बताना है कि पुलिस वाले जिस तरह से समाज की सेवा करने की कस्में खाते हैं, अगर काश वो अपनी उस सेवा के साथ ही रहें, उस कसम के साथ ही रहें, जो ईमानदारी की शपथ लेते हैं उसके साथ रहें, तो सबको इंसाफ मिलेगा और ये पुलिस वालों की जो कुछ इस तरह की बुराई होती है वो बुराई भी नहीं होगी। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ऋषि कन्या हैं, अमजद चौधरी, रामसूरत यादव, सीनू फौजदार, सुशील कुमार, जीतू कुमार, नीरू, सहदेव यादव, दिलवर हुसैन, जालंधर कुमार, सचिन यादव, उवैश चौधरी, अंकुश तिवारी, नीतू गर्ग, सबिता सिंह, अनिल कुमार, श्याम सुंदर यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।